Hello students, your board examination is very near. So today I am going to teach you a very important topic, nationalism in India, and these topics belong to history, and this is the chapter 3 of your history of class 10th. बच्चों, ये जो नेशनलिज्म इन इंडिया है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह चैप्टर है। क्योंकि हर बार इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ जो आपको मैथ क्वेश्चंस आते हैं वो भी उसका थीम इसी चैप्टर पर आधारित होता है, बेस्ड होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह कंपल्सरी है, यह अनिवार्य है, इसमें आपको कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दैट इज़ वाई आई चूज दिस टॉपिक टुडे फॉर यू। और इसको बहुत ही आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। एक और बात स्टूडेंट्स आपसे हम समझाना चाहेंगे कि बहुत जो स्टूडेंट्स हैं वो डरे रहते हैं। उनका मानना है कि सोशल साइंस और उसमें भी स्पेशल जो हिस्ट्री है वो बहुत ही कठिन है और सर इस समझने में हम लोगों को बहुत कठिनाई होती है। मैं इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से आपको समझाना चाहूँगा। और सबसे पहले आपके मन से जो फियर है वो निकल जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री है क्या? एक्चुअली हिस्ट्री इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स। ये पीछे जो बीत गई हैं उसका यह एक वर्णन है। और जब हमारा जन्म ही जब से होता है, हम लोग शुरू से ही कहानियों के बीती हुई चीज़ों के हम बहुत पसंद करते हैं। बचपन में भी हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी, बहनें हमको क्या करती हैं, जब ये कहानियाँ सुनाती थी तो हम बहुत उसको खुश होकर सुनते थे और अपना काम करते थे और फिर हम सो जाते थे। तो ये हम समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे ही इस कहानी को एंजॉय करके आप सुनिए। और यह जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, मतलब हमारा देश आज हम जो हैं वो ये जो हमें आज़ादी मिली हुई है ये बहुत ऐसे नहीं मिली हुई है। और हमारे बहुत सारे जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे नेता थे, उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, लड़ाई किया, इसके लिए एक लंबा संघर्ष किया, एक लंबा मूवमेंट चलाया। तो उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको आपको रुचि के साथ सुनना चाहिए। ये सबसे पहले बताऊंगा कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ है जो हमको समझना है। पहले तो इंट्रोडक्शन बताया जाएगा और इसमें ये समझने का प्रयास किया जाएगा कि भारत में नेशनलिज्म का जो उदय हुआ, भारत में नेशनलिज्म का जो ग्रोथ हुआ वो कैसे हुआ, कब हुआ, हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया गया है 1 करके, उसमें द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बताया गया है कि क्या जो प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वार था, जो कि 1940 से 1918 तक चला, 1914 से 18 तक। क्या उस फर्स्ट वर्ल्ड वार का हमारे भारत में, भारत के राष्ट्रवाद से, नेशनलिज्म इन इंडिया से कोई ताल्लुक है, कोई संबंध है, हम इस पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि यह क्या चीज़ है, और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जैसे लिखा गया है इसी तरह से इसका स्टेप बाय स्टेप इन सबों का सीक्वेंस है और हम उनको पढ़ेंगे। हम एक चर्चा करेंगे कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये हमारे देश के लिए पहली आइडिया थी। और ये सत्याग्रह क्या चीज़ है, ये आइडिया क्या है, ये कब आया, और भारत में जो हम लोग नेशनलिज्म है इससे इसका क्या संबंध है। फिर एक रॉलेट एक्ट आता है, ये भारत के लिए एक तरह से काला कानून था। ये क्या चीज़ है, हम इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। फिर वाई नॉन कोऑपरेशन, ऐसा क्या बात आ गई कि भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करना पड़ा, शुरू करना पड़ा, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये क्यों किया गया। और सेकेंड टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, मतलब ये जो आंदोलन चला, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, ये सभी जगह पर इसका जो अर्थ था वो लोगों के समझ में अलग अलग समझ में आया और लोगों ने इस आंदोलन को अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास किया। जैसे कि द मूवमेंट इन टाउन्स, जब शहरों में ये आंदोलन गया तो वहाँ के लोगों ने
स्वराज के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में या अपने टारगेट के बारे में कुछ अलग तरीके से समझा। जब ये रिबेलियन मतलब ये जो बगावत है, मूवमेंट है, ये जब कंट्री साइड में गया, कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में गया, देहातों में गया, तो वहाँ के ग्रामीणों ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल थे, इन लोगों ने इसका कुछ अलग मायने निकाला, इसका कुछ अलग अर्थ निकाला। फिर यह जब आंदोलन, ये प्लांटेशन जो वर्कर्स थे, जो बागान में काम करने वाले मजदूर थे, उनके पास गया, तो उन लोगों ने इस आंदोलन को, या इस आंदोलन में जो निहित स्वराज शब्द था, उस स्वराज का उन लोगों ने अर्थ अपने आवश्यकता के अनुसार उसका आकलन किया, उसको समझा। फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम समझा रहे हैं। नाउ द थर्ड टॉपिक which we discuss in this chapter is towards civil disobedience। मतलब कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट है, वह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ कैसे चला। इसको सिविल मतलब नागरिक अवज्ञा आंदोलन इसको बोला जाता है। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ है, द सॉल्ट मूवमेंट। ये सॉल्ट मार्च क्या है, साथ ही साथ द सिविल डिसओबीडियंस, दोनों का आपस में क्या संबंध है, मतलब कि यह सॉल्ट मार्च और सिविल डिस मूवमेंट आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इसमें इस बात पर चर्चा करेंगे यहाँ पर कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जिन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया, इस नागरिक अवज्ञा आंदोलन में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जिन लोगों ने भाग लिया, वो लोग इस आंदोलन को किस रूप में देखते थे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो यहाँ पर चलाया गया, ये गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था कांग्रेस के अंतर्गत। तो इस आंदोलन की लिमिट क्या थी, मतलब इसकी सीमाएं क्या थी, इसके कमियां क्या थी, तो इस चीज़ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फोर्थ टॉपिक जो है वह है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हमारा नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ है। जब तक लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स नहीं आएगा, मतलब कि सामूहिक लगाव अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने समुदायों के प्रति एक लगाव का भाव पैदा होता है। ये जब नेशनलिज्म की भावना का उदय होता है, तो इस पर हम लोग डिटेल में हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इस पर चर्चा करेंगे। नाउ वी कम ऑन द आवर फर्स्ट टॉपिक। हम लोग चर्चा किए थे कि सबसे पहले इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इस इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है। एक और बात आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि जो कुछ भी आपको यहाँ टीच किया जा रहा है, उसका जो मेन सोर्स है वह क्लास 10th का NCERT बुक है, और उसमें शुरू में ही इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, और इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर ये समझाया गया है कि मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप, ये सबसे पहले आप लोग पहले के चैप्टर में क्लास 10th के बुक्स में नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ चुके हैं, और वहाँ पर आपने इस बात को समझा है कि नेशनलिज्म इन यूरोप इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। मतलब कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का आया, उसी के साथ साथ उसी के साथ साथ वहाँ पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, नेशन स्टेट्स का उदय हुआ। और नेशन स्टेट्स का उदय और नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर लोगों का जो चेंज ऑफ पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उनको सोचने का तरीका अब बदल गया, उनको समझ का तरीका बदल गया। किसके प्रति समझ का तरीका, मतलब राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, या इसके प्रति कि हु वर दे, वे क्या थे। ये इस पर वो लोग सोचने लगे कि हम लोग क्या थे, क्या हैं ये। एंड साथ ही साथ व्हाट डिड डिफाइन देयर आइडेंटिटी, उनके दिमाग में आ गया कि हमारी पहचान क्या है। वो अपनी पहचान के बारे में सोचने लगे कि क्या हमारी कोई कॉमन पहचान है। अगर हम इस देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, तो हमारा क्या पहचान है, किस चीज़ से हम समझे जाएंगे कि हम अमुक देश के, हम पर्टिकुलर कंट्री के हम नागरिक हैं।
तो अपने पहचान के बारे में सोचने लगे। साथ ही साथ यहाँ पर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब कि उनके अंदर एक तरीके से अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति एक लगाव पैदा हुआ। उनके दिलो दिमाग में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आया कि हम इस देश के हैं, इस देश के लिए ही हमको जीना है, इस देश के लिए ही हमको मरना है। इस तरह से अपने देशभक्ति की भावना उनके मन में ये आती है, तो ये आया है। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, वो लोग अब अपने राष्ट्र का एक नया सिंबल्स आ गए, आइकन्स आ गए, नए चिन्ह, नए प्रतीक, न्यू सॉन्ग्स, अपने राष्ट्र का नया एक गीत हुआ, जैसे राष्ट्र का एक नया सिंबल्स हो गया, कोई झंडा हुआ, कोई आइकन्स हुआ, न्यू सॉन्ग्स हुए, नई आइडिया उनके मन में विचार में आया। आप सपोज कीजिए कि हम अगर भारत के बारे में चर्चा करते हैं तो भारत का सिंबल हुआ, हमारा देश का कोई राष्ट्रीय चिन्ह आया, अशोक चक्र आप कह सकते हैं, नया आइकन्स हुए, नए सॉन्ग, हमारा जो राष्ट्रगान है ये हुआ, और नई आइडिया उनका हुआ। ये सब क्या किया, फोर्स्ड, मतलब विकसित किया न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्री ऑफ कम्युनिटी। और इस सब चीज़ों से एक नया लिंक, नया संपर्क उन लोगों का स्थापित होता है, और अपने समुदायों की जो बाउंड्रीज हैं उसको वे लोग फिर से पुनर्परिभाषित करने लगे, रीडिफाइंड करने लगे। मतलब यहाँ पर ये समझने का प्रयास कीजिए कि जिस तरीके से ये नेशनलिज्म, आपको मॉडर्न नेशनलिज्म भी समझना है कि मॉडर्न नेशनल, आधुनिक जो राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में हुआ, और वहाँ पर हम लोग ये पढ़ाई कर चुके हैं, उसी से नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और इन सब प्रक्रियाओं से हमारा जो देश है इंडिया अछूता नहीं रहा, इसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ रहा है, इसीलिए इसका हम चर्चा कर रहे हैं। और जब ये आधुनिक राष्ट्रवाद आया, मॉडर्न नेशनलिज्म, इसका मतलब क्या है कि लोगों का सोचने समझने का तरीका बदलने लगा। लोग अपनी पहचान खोजने लगे, अपनी कॉमन आइडेंटिटी खोजने लगे कि हमारी कोई सार्वजनिक कुछ पहचान है क्या। साथ ही साथ उनके मन में सेंस ऑफ बिलोंगिंग का भाव पैदा होने लगा, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने कंट्री के प्रति उनके मन में एक लगाव पैदा हुआ है। और उन लोगों ने उनके मन मस्तिष्क में उन्होंने अपने देश के लिए पहचान के रूप में एक कोई नया सिंबल्स का तय किया, नए आइकन्स बनाए, साथ ही साथ नए गीतों का निर्माण किया, नई आइडिया हुआ। ये सभी चीज़ों ने आगे चल के उनके देश का एक नया संपर्क स्थापित किया, नया संपर्क को विकसित किया, और जो भी उनके समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको ये लोग फिर से पुनर्परिभाषित करने लगे। इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, मेकिंग ऑफ न्यू नेशंस आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। जो हम लोग यह नेशनलिज्म के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि इसमें एक न्यू नेशन आइडेंटिटी का निर्माण हो रहा है, अपने अपने राष्ट्रों का अलग अलग पहचान हो रहा है। लेकिन यह अलग पहचान बनने में ये ऐसा नहीं था कि यह बहुत जल्दी हो जाता था, इसमें यह एक लंबी प्रक्रिया थी, यह एक लॉन्ग प्रोसेस था। और हमें स्टडी करना है, अपने मेन टॉपिक पाना है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी तो हम ये चर्चा कर रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हम लोग शुरू में पहले पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं कि भारत में ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म आया, या भारत में जो इस तरह का कॉन्शियसनेस आया, यह कब आया और कैसे आया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हम यह पाते हैं कि हमारे देश में भी वियतनाम और अदर कंट्री के, अदर देशों के जैसा ही हमारे देश में भी जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, इसका जो ग्रोथ हुआ, यह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। मतलब कि कॉलोनिज्म है, जो उपनिवेशवाद है, उसके विरुद्ध आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ये आप समझना होगा कि ये कॉलोनियल मूवमेंट क्या है, ये कॉलोनी क्या है। ये हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स आए, जो शासन करने के लिए आए, ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई आक्रांता पहली बार आया है कोई, और पहली बार विदेशियों का शासन हुआ है। बहुत पहले भी हमारे देश में
तुर्क आए थे, उसके पहले सिंध अरब आए थे, फिर हमारे यहाँ मुग़ल आए। लेकिन उस समय ये लोग जब आए तो हमारे देश के ही बन के रह गए, यही इनका देश हो गया। लेकिन जब अंग्रेज़ या जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग जब हमारे यहाँ आए व्यापारी बनकर, फिर हमारे देश पर उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया, तो हमारे देश को उन्होंने एक कॉलोनी के रूप में बनाया। मतलब उनका मूल देश कोई और था और वो अपने व्यापारिक हितों के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदा के लिए भारत पर अपना अधिकार बनाए रखा। और यहाँ से रेवेन्यू लेकर, यहाँ से राजस्व लेकर ये कहाँ जाते थे, अपने देश में जाते थे और जाकर अपने देश में विकास करते थे। ये बात समझना है, यही कॉलोनिज्म है कि इसको, हमारे देश को वे लोग उपनिवेशवाद बनाए, वो लोग को हमारे देश को अपना देश नहीं बनाए या इस देश को अपना देश नहीं मानते थे। इसको ये लोग एक प्रॉफिट का, जैसे आपने कहीं एक जगह दुकान खोल दिया, फिर दूसरे शहर में खोल दिया और हर जगह से आप लाभ ले रहे हैं, तो इन्होंने इस तरह से कॉलोनी बनाया था, उपनिवेशवाद, तो हमारे देश में। और इनका जो शोषण था, इनका जो दमनात्मक इनकी जो कार्रवाइयाँ थी, इसके लिए जो वहाँ के आम जनता थी, वहाँ के जो निवासी थे, जो इनसे पीड़ित थे, वो लोग इनके विरुद्ध बगावत करते थे। और ये बगावत बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन यह छोटे लेवल पर होता था, इसलिए ये लोग उसको दबा देते थे। तो ऐसे इस तरह की जो बगावतें हैं, वियतनाम भी कॉलोनी था ब्रिटेन का, और इस तरह से और भी कई देश जो हैं इनके कॉलोनी थे। तो वहाँ पर भी जो कॉलोनियल सिस्टम है, जो उपनिवेशवाद है, उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था। उसी जैसा हमारे देश में भी, भारत में भी आंदोलन हुआ, और इसमें हम लोगों ने पाया कि पीपल्स यूनिटी वाज ड्यू टू स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। ये चूँकि हमारे देश को एक फ़ायदा यह मिला कि हाँ, हम लोगों में एक एकता की भाव पैदा हो गई, क्योंकि हम सभी लोगों का जो शोषक था, हम सभी लोगों का दमन करने वाला था, वह एक ही ऑर्गेनाइजेशन था, एक ही ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स थे। तो और उनके प्रति हमारे यहाँ जो किसान थे, हम जिसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो किसान थे, जो ट्राइबर थे, जो टाउन के रहने वाले थे, सभी लोगों का ये लोग अधिकार छीन कर और उनके हित का काम न करते हुए ये अपने देश के लिए, ब्रिटेन की हितों को ये साध रहे थे। तो एक आंदोलन होता है, और चूंकि सभी लोग एक ही आदमी से या एक ही सरकार से पीड़ित थे, तो इनमें एक साझा भाव पैदा हुआ, जो एक साझा एकता लाया। हालांकि यह जो साझा भाव था वह अलग अलग ग्रुप में इनका जो भावनाएं थी या इनकी समझ थी वो अलग अलग था, एक जैसा नहीं था। हर लोगों ने अपने तरीके से इसको समझा था, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसी चीज़ों को हमारे देश में उस समय जो लोगों में एक मन में एक विद्रोह है, लोगों के मन में बगावत है कॉलोनियल सिस्टम के विरुद्ध, उपनिवेशवाद के विरुद्ध, उस समय हमारे देश में महात्मा गांधी आते हैं और वो कांग्रेस के अंतर्गत इन तमाम जो ग्रुप्स हैं उनको एक साथ लाने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं। तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको यह याद रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है थोड़ा उसको रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। और हमने यही समझने का प्रयास किया कि सबसे पहले नेशनलिज्म इन यूरोप हम पढ़ चुके हैं, और उसमें हम लोगों ने पाया कि जो आधुनिक नेशनलिज्म है, मॉडर्न नेशनलिज्म है, उसी के साथ साथ नेशन स्टेट्स का भी फॉर्मेशन होता है, राष्ट्र राज्यों का फॉर्मेशन होता है। और जब आधुनिक राष्ट्रवाद आता है तो इसमें लोगों की समझ बदल जाती है, लोग अपनी पहचान के बारे में चर्चा करने लगते हैं, अपनी पहचान ढूंढने लगते हैं। साथ ही साथ इसमें लोगों के मन मस्तिष्क में अपने देश के प्रति एक लगाव पैदा होता है, वो अपने देश के लिए एक नया सिंबल्स, एक नया आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, नई आइडिया, ये सब विकसित करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि भारत के संदर्भ में, हमारे देश के संदर्भ में ये जो प्रक्रिया है यह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारा जो देश था
जब हमारे यहाँ मॉडर्न नेशनलिज्म का विकास हुआ, उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और उनका जो शासन करने का तरीका था वह शोषण पर, एक्सप्लॉयटेशन पर आधारित था, और जिससे कि जनता जो थी यहाँ पर पीड़ित थी, और उसके विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ। पहले तो छोटे स्तर पर, लोकल लेवल पर ये आंदोलन शुरू हुआ। जैसे बंगाल में देखते हैं दीनबंधु मित्र का नील दर्पण है, ये आपके बुक्स में लिखा नहीं है। वहाँ पर नील आंदोलन शुरू होता है। साथ ही साथ किसानों का आंदोलन, आप ये देखते हैं कि बिरसा मुंडा आदिवासियों का आंदोलन शुरू होता है। जगह जगह आंदोलन होते हैं, और ये जो भी आंदोलन थे ये आम लोगों की ज़रूरतों से जुड़ी हुई आंदोलन थे। सरकार जिसको ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, या हमारे यहाँ का जो गवर्नमेंट की जो कॉलोनियल सिस्टम है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो उस आंदोलन के विरुद्ध ही हमारे यहाँ मॉडर्न नेशनलिज्म का विकास होता है। और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले तो हम ये जो आंदोलन शुरू होता है तो इसको कई भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। और हमारा मेन कंसर्न जो है वो क्लास 10th है। चूँकि आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, तो हम लोग बहुत पहले ही शुरू से लेकर जो पहले की आप बुक्स हैं उसमें आप 1920 के पहले की घटना को पढ़ चुके हैं। यू ऑलरेडी स्टडी अबाउट द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। 1920 के पहले जो नेशनलिज्म या नेशनल मूवमेंट हुआ है उसको आप लोग स्टडी कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग 1920 और के जो फर्स्ट दशक है उसके बाद की इवेंट्स को, घटनाओं को हम पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या करेंगे कि हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, वो किस तरीके से यह नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करती है, वो किस तरीके से, उसका क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है और क्या प्रयास करती है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि हाउ डिफरेंट ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। इस मूवमेंट में किस तरीके से अलग अलग ग्रुप का पार्टिसिपेशन होता है। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले आप लोग पढ़े हैं कि शुरू में कांग्रेस जो था वो मिडिल क्लास का ही आंदोलन बन के रह गया था, और पढ़े लिखे कुछ मिडिल क्लास के लोग ही होते थे। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन में जब गांधी जी आते हैं तो ये मास आंदोलन बन जाता है। इसमें किसान जुड़ते हैं, मजदूर जुड़ते हैं, ट्राइबल्स पीपल जुड़ जाते हैं, और सभी लोग इस आंदोलन में आते हैं। तो किस तरीके से उनका डिफरेंट ग्रुप का पार्टिसिपेशन होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट इसमें हम इस बात पर चर्चा करेंगे, या इस बात का खोज भी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ डिड नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। ये जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, लोगों के कल्पनाओं को किस तरीके से ग्रहण करता है। और हम देखते हैं कि समाज में कोई भी आंदोलन होता है तो एक्चुअली वो समाज के लोगों की ज़रूरत के अनुसार ही होता है। नहीं, अभी हम देख सकते हैं हाल में ही किसान आंदोलन अभी शुरू हुआ है पंजाब से। तो ऐसे लोगों की जो कल्पना है, उस कल्पना को आंदोलन या लोगों की ज़रूरतों को कैसे अपने अंदर वो समाहित करता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इस टॉपिक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह 1920 के दशक 1920 के दशक के बाद की चर्चा कर रहे हैं। हम देखे हैं यहाँ पर कि आफ्टर 1990 नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। देखते हैं कि 1919 के बाद ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश में जो शुरू हुआ, नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, इसमें नए नए सोशल ग्रुप्स आने लगे, नए नए यहाँ पर जो एरिया है वो इस आंदोलन के अंतर्गत समाहित होने लगे। और यह आंदोलन जो है एक न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, एक संघर्ष करने का एक नया तरीका, एक नवल मेथड इसमें हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा चर्चा करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में।
कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ये भी किस तरीके से नेशनल मूवमेंट में इसका अहम भूमिका है और इसका क्या हुआ। क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो तो हमारे देश के साथ हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी इस विश्व युद्ध का, पहला विश्व युद्ध का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा हम देखते हैं। और हम पाते हैं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ये जो प्रथम विश्व युद्ध है इसके कारण एक नई आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हो गई। और इसमें क्या हुआ कि इट लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, जब कहीं भी युद्ध होगा तो उसमें क्या होंगे, बहुत मात्रा में सैनिक, गोला बारूद, बहुत चीज़ की जरूरत पड़ती है। और इससे क्या होता है, खर्चे, एक्सपेंडिचर किसी कंट्री का बढ़ जाता है। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो जो लोग युद्ध लड़ रहे थे उनका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, रक्षा का जो खर्च है, वो बहुत अप्रत्याशित तरीके से उसमें वृद्धि होती है और उसमें ह्यूज इंक्रीज होता है। और जब युद्ध का खर्चा बढ़ेगा तो उस खर्चे को कहीं से पूरी की जाएगी, उसका कहीं नया से माध्यम या नया से स्रोत खोजा जाएगा कि आखिर इस खर्चे की भरपाई कहाँ से की जाए। और उसके लिए क्या किया गया कि उसके लिए फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स, जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं वो लोग तो वार लोन्स लिए, मतलब युद्ध का के नाम पर वो कर्ज लिए, साथ ही साथ वो टैक्स को बढ़ा दिए। अब हमें ये देखना है कि हमारा देश जो है वो अंग्रेज़ों के भी अधीन था। हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और हालांकि उस युद्ध से हमारा कोई लेना देना था नहीं, लेकिन चूंकि हमारे शासक ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, और वे अब उस युद्ध की पूर्ति भारत के राजस्व से करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हमारे देश में उन्होंने टैक्सेशन का बढ़ा दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। दो तरीके का टैक्स बढ़ाते हैं, एक तो कस्टम ड्यूटीज वेयर अरेज्ड, जो कस्टम ड्यूटी लिया जाता था उसको अब ज़्यादा उसका मात्रा कर दिया गया, ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा भारी प्रतिशत में कस्टम ड्यूटी लगाया जाने लगा। दूसरा कि एक नया टैक्स, यहाँ पर इनकम टैक्स ये लोग इंट्रोड्यूस किए और इन टैक्स के माध्यम से ये सोचे कि हमारे जो युद्ध का खर्चा है वो पूरा किया जाए। ये पूरा लोड इन लोगों ने भारत पर दे दिया। और भारत एक गरीब देश था, भारत तो पहले ही से हमारे यहाँ के नागरिक परेशान थे। अब देखिए, जब किसी भी चीज़ का जब टैक्स बढ़ेगा तो उसका तत्कालिक प्रभाव क्या होता है, जब भी टैक्स बढ़ेगा तो उसका तत्कालिक प्रभाव होगा कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। और इसलिए क्या हुआ कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में इट डबल बिटवीन 1930 टू 1918। हम भी देखते हैं कि 1913 में जो वस्तुओं का भाव था, वस्तुओं की कीमतें थी। और आपको याद करना चाहिए कि जो युद्ध होता है 1914 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक, 1918 तक ये युद्ध चलता है। तो 1930 में युद्ध के पहले जो वस्तुओं की कीमत थी और युद्ध का जब अंत होता है उस समय जब देखा जाता है तो उनकी कीमत डबल हो जाती है। मतलब अगर कोई चीज़, आप ऐसे समझिए कि कोई चीज़ अगर 50 रुपीज़ पर केजी है, 50 रुपये पर किलो है, तो अब वो अगर 1913 में उसका प्राइस है तो 1918 में आते आते वो 100 रुपीज़ पर केजी हो गया। तो हुआ। और अगर किसी वस्तुओं का जब कीमत बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट यही होता है कि एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ पीपल, लोगों की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ जाती हैं। अभी भी देखते हैं हमारे यहाँ महंगाई ज़्यादा बढ़ी हुई है और आम जनता उससे ग्रस्त है। तो ये इसका हुआ। दूसरा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें सैनिकों की ज़रूरत थी और इन लोगों ने एक फोर्स रिक्रूटमेंट लागू किया, मतलब बलपूर्वक, ज़बरदस्ती, चूँकि हम शासक हैं तो हम कुछ भी करेंगे। और ये लोग जो रूरल एरियाज है और ग्रामीण जगहों में जो युवक हैं उनको ये लोग फोर्स किए कि आप सेना में, आर्मी में भर्ती होइए और युद्ध लड़ने के लिए जाइए। जबकि हमारे यहाँ के नवयुवक इसके लिए इच्छुक नहीं थे कोई युद्ध में जाए, क्योंकि वहाँ पर युद्ध का जाने का मतलब कि डायरेक्ट आप ये समझो कि काल के मुंह में जाना है, मरना है। तो वो लोग जाना नहीं चाहते थे क्योंकि हमारे देश का युद्ध भी नहीं था और किसी बाहरी देश के युद्ध के लिए वो लोग क्यों मरने जाएं।
तो लेकिन सरकार जो है कानून बनाकर और फोर्सफुली लोगों का रिक्रूटमेंट करना, हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ में जो नवयुवक हैं उनको आर्मी में उनको भर्ती करना शुरू कर दिया। इस सब से क्या हुआ कि समाज में एक बहुत बड़ा गुस्सा था, लोगों में एक नाराज़गी थी, कीमत बढ़ गया, टैक्सेशन ज़्यादा हुआ, कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया, इनकम टैक्स को बढ़ाया गया। इसका परिणाम यह निकला कि वस्तुओं का जो कीमत है वो पहले से डबल हो गया और इससे लोगों की कठिनाई बढ़ी। इसके साथ ही साथ जो ये लोग फोर्स रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिए, बिना किसी के इच्छा के विरुद्ध उनको सेना में जो भर्ती करना शुरू किए रूरल एरियाज़ के यूथ को, इससे लोगों में बहुत ज़ोर से नाराज़गी थी। इसको नोट कीजिए, फिर आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। नाउ स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार। दूसरी बात में पाते हैं कि इन 1918 एंड 19 to 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम देखते हैं कि 1918 और 19 और 1920-21 का जो सीजन था उसमें फसल हो नहीं पाता है, क्रॉप्स फेल कर जाते हैं। हमारे देश में उस समय अच्छी मानसून नहीं आती है और कई कारणों से अच्छी उपज नहीं होती है, अच्छी पैदावार नहीं होती है और इसका रिजल्ट क्या होता है? एक्यूट फूड शॉर्टेज, खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और ये कहिए कि एक तरीके से ये अकाल की स्थिति हमारे देश में आ जाती है। फिर से समझिए, उसी समय 1918-19 और 1920-21 जो दो क्रॉप सीजन हैं वो दोनों सीजन लगातार ये फेल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण पैदावार हमारे देश में कम होती है और हमारे देश में अन्न की कमी हो जाती है। ये तो था ही, आप जानते हैं ना कि जब कोई परेशानी आती है तो अकेली नहीं आती है और परेशानियां साथ साथ आती हैं। और इसके साथ साथ क्या हुआ, इसका और किस चीज़ का साथ मिल गया? ये मिल गया इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक का। उसी समय हमारे देश में आप एक बहुत महामारी आई, इन्फ्लुएंजा। जैसे आप आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी है और कितने लोग मर रहे हैं, हमारी देश की अर्थव्यवस्था कितने इससे परेशान हो गई है, डाउन जा रही है और ये कोरोना जो महामारी है पूरे देश में है, पूरे विश्व इससे त्राहि त्राहि पुकार रहा है। ऐसे ही समझिए कि उस समय भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो लोग टैक्स तो बढ़ा ही, वस्तुओं की कीमत बढ़ गई, पहले से दुगना हो गई। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि क्रॉप्स फेल कर गया। हमारे दो क्रॉप जो सीजन है 1918-19 और 1920-21 दोनों लगातार फेल्ड हो गए, मतलब अच्छी पैदावार नहीं हुई। इसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी हो गई, अन्न की कमी हो गई, लोगों के पास अब खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं था। इतना तो था ही, तब तक हमारे देश में इन्फ्लुएंजा का अटैक आ जाता है और इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी आती है। आप इसकी जो भयावह स्थिति है, जो इसका डेंजरस रूप है, आप समझ सकते हैं। 1921 में हमारे देश का सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था और वो जनगणना के अनुसार उस समय सिर्फ ये फेमाइन और एपिडेमिक, ये हमारे यहाँ एपिडेमिक देखिए, ये अकाल और महामारी से हमारे देश में 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड हो गए, मतलब 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 120 से 130 लाख लोग मरे हैं। अभी भी देखिए कोरोना में हमारे देश में अभी जो लोग मरे हैं उसकी संख्या के करीब करीब ये होने जा रहा है। 120 से 130 लाख लोग उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे देश में मरते हैं। ये 1921 का सेंसस बताता है। इससे क्या हुआ कि लोग में बहुत ही लोग परेशान थे, निराश थे, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर भी भारत एक आशावादी देश है। हमारे देश में लोगों को यह विश्वास था या एक तरह की इस बात की उम्मीद थी, होप थी कि हार्डशिप कुड एंड बट डिड नॉट हैपन। हम लोग ये मानते हैं कि अरे भाई अगर रात हुआ है तो दिन तो होगा ही। तो लोगों का विश्वास था कि अगर इतनी
परेशानियां आई हैं, तो ऐसा भी होगा कि अगर हो सकता है कि जो अभी अंग्रेजी सरकार जो है, जो हमारे देश में हुकूमत कर रही है, वो परेशानियों में है। इसके बाद हो सकता है कि हमारे समस्याओं पर ध्यान दें, और लोगों को था कि जब युद्ध समाप्त होगा तो हमारी कठिनाइयाँ भी, हमारी हार्डशिप भी ये समाप्त हो जाएगी। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने कोई रियायत नहीं दिया। लोगों में बहुत ही नाराजगी, बहुत ही निराशा थी। लोग अब एक ऐसे समय की मांग थी कि कोई ऐसा चमत्कारिक कोई नेता आए, कोई ऐसा चमत्कारिक लीडर आए जो उनके इस निराशा में कोई आशा का किरण जगाए। और उस समय, तब तक उसी समय हमारे मंच पर एक नया करिश्माई एक व्यक्तित्व का उदय होता है, और ही वॉज नथिंग एल्स बट ही वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। वह महात्मा गांधी थे। वो आते हैं एंड ही सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। उन्होंने एक संघर्ष का एक नया तरीका उन्होंने इजाद किया, सजेस्ट किया। और फिर इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। और उस वीडियो में हम लोग ये रॉलेट एक्ट के बारे में, हम लोग खिलाफत के बारे में, और फिर हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आदि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर इसे आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है या कोई आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप उसको अपने कमेंट को डालिए। थैंक यू।